हेलो बच्चों, वेलकम है आपका क्वांटम लर्निंग में। मैं उदित श्रेष्ठ भारद्वाज, आपका बायोलॉजी मेंटोर। और आज हमारा द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। यस बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज लिविंग। हमारा लेक्चर नंबर है 2। और आप बस मुझे जल्दी से ये कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास आ रही है, क्या मैं आप सभी को एकदम चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा हूं या नहीं। तो आप जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, फिर हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं सभी को मैं बहुत आराम से दिख रहा हूँगा, सुनाई दे रहा हूँगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों व्हाट इज लिविंग, हमारे लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। यस, जैसा कि चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है द लिविंग वर्ल्ड, तो हम क्यों ना समझें कि लिविंग क्या है, लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है। जो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्यों इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड का मतलब ही आप समझो कि लिविंग, जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनका पूरा समूह, उनके पूरे समूह को, उनके पूरे ग्रुप को वर्ल्ड बोल दिया गया है। तो हमारे आसपास हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, तो क्यों ना हम उन्हें जानें, उन्हें समझें। क्या हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं, क्या उनसे हम कंपटीशन करते हैं। और वैसे सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग है क्या। तो उसी चीज़ को समझने के लिए, उसी चीज़ों को जानने के लिए ये चैप्टर दिया गया है 11th एनसीईआरटी में कि लिविंग, क्या लिविंग है क्या। तो हम इसे आज बहुत आराम से समझने वाले हैं कि व्हाट इज लिविंग। सबसे पहले आप ही समझाइए कि अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं व्हाट इज लिविंग, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, हम बोल रहे हैं व्हाट इज उदित श्रेष्ठ भारद्वाज। तो आप बताएंगे कि मेरे को देखेंगे, आपके दिमाग में मेरा चेहरा एकदम आएगा कि हाँ उदित श्रेष्ठ भारद्वाज ये सर हैं। तो आप मेरे कैरेक्टर्स बताएंगे कि सर चश्मा लगाते हैं, सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सर क्वांटम लर्निंग में पढ़ाते हैं। तो आपने मेरी कैरेक्टर्स बताई, और क्या बताएंगे कि सर के 2 हाथ हैं, सर की इतनी हाइट है। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे। तो जब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज लिविंग, तो आप ये क्यों नहीं, उसके कैरेक्टर से हम लिविंग को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। हमारी एनसीईआरटी ने लिविंग को बताने से पहले एक माहौल बनाया है, एक बैकग्राउंड बनाई है। तो बैकग्राउंड क्या बनाई है, एनसीईआरटी ने हमें सोचने पे मजबूर करा है कि पहले आप सोचिए कि हमारे आसपास जो इतनी सारी अनयूजुअल हैबिटाट्स हैं, जैसे हमारे पास आसपास डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। तो अब डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसी आप, मैं बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेसिडुअस फॉरेस्ट है क्या। तो बच्चों डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो जंगल जिनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो एक हमारे पास हैबिटाट कैसी होगी, डेसिडुअस फॉरेस्ट। एक हमारे पास हैबिटाट क्या है, ओशियंस, मतलब ओशियंस समुद्र, हमारे पास समुद्र हैं जिसमें खारा पानी है, मैराइन वाटर है। और एक तरफ हमारे पास फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, मतलब जहां पे फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी है, साफ पानी है। एक तरफ नमक वाला पानी, एक तरफ फ्रेश वाटर। तो ये दोनों अनयूजुअल हैबिटाट्स हो गई, और है कहां पे, अर्थ पे। तो दोनों ही चीजें अर्थ पे हैं। एक तरफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक तरफ वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, कई कई टाइप के, अलग अलग तरीके के, वो भी प्रेजेंट हैं। और एक तरफ ऐसा है जहां उस जंगल में पत्ते सारे झड़ गए हों, उसे हम डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, हम एक तरफ देख रहे हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी एनिमल्स को भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड करा। एक तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारे फूल उग रहे हैं, फूलों की वादियां हैं, जो हमें एकदम देखते ही मजा आ जा रहा है। तो यही सारी चीजों को एनसीईआरटी लिंक कर रही है कि ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं। प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग है, एनिमल्स भी हमारे पास लिविंग है। तो ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं, अपने रिसोर्सिस के लिए लड़ती हैं, कॉम्पीट करती हैं। तो एनसीईआरटी कहती है क्या आपको ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर नहीं करती कि जो हमें भगवान ने सिस्टम दिया है, इतना बेहतरीन प्यारा सा सिस्टम दिया है, इतना बढ़िया सिस्टम है ये, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब सोचने मजबूर कि अरे यार, कि एक तरफ ओशंस जहाँ पे मैराइन वाटर है, एक तरफ फ्रेश वाटर, लेक्स पॉन्ड्स जितने हैं वहाँ फ्रेश वाटर है। तो दोनों ही एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चीज सेम अर्थ पे प्रेजेंट है। तो कितना बढ़िया है। यही सब हमारा एनसीईआरटी अपने पहले पैराग्राफ में बोलती है। फिर दूसरा जो उसका पैराग्राफ जाता है वो कहती है व्हाट इज लिविंग, यानी कि लिविंग को कैसे कहें हम कि ये लिविंग है। तो एनसीईआरटी 2 पर्सपेक्ट लेती है। एक तो उसके कैरेक्टर्स को बता के, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज श्रेष्ठ भारद्वाज, तो आप मेरे कैरेक्टर्स को बताएंगे ना। तो वैसे ही हम लिविंग को
क्लासिफाई करेंगे या उसके डिफाइन करेंगे, लिविंग को बताएंगे कि लिविंग है क्या, उसके कैरेक्टर से। और दूसरा जो एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है फिलोसफिकल व्यू। फिलोसफिकल व्यू मतलब एक तो हम कैरेक्टर से बता दिया, एक हम बताएंगे फिलोसफिकल व्यू से, मतलब उसका पर्पस क्या है, लिविंग का पर्पस है क्या, लिविंग है क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिविंग। पर हमें फिलोसफिकल व्यू यहां डिस्कस नहीं करना है बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग को डिफाइन करना है उसके कैरेक्टर से। तो आइए हम लिविंग को, एक जो हमारा लिविंग है, हमारे आसपास लिविंग, हम लिविंग, तो लिविंग है क्या, इसे कैरेक्टर से समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहला आया व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग का मीनिंग एनसीईआरटी के हिसाब से दो डेफिनेशन लिविंग की हो सकती हैं। एक तो उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, लिविंग फीचर थ्रू डेफिनेशन हम बनाएंगे उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और बच्चों एक फिलोसफिकल व्यू कि वाई वी लिव, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का पर्पस क्या है, हमारे फंक्शंस क्या होंगे अगर हम जी रहे हैं। तो ये हो गए बच्चों फिलोसफिकल व्यू, बट इस पे हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इससे लिविंग की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जी। तो आइए हम देखते हैं कि लिविंग के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों फीचर्स ऑफ लिविंग और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एक बात है बच्चों, फीचर्स ऑफ लिविंग और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बच्चों एक बात है। तो यहां पे हमने देखा ग्रोथ, यानी ग्रोथ, अगर कोई बढ़ रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, यानी ग्रोथ एक कैरेक्टर हो गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों खुद के जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाना, यानी कि जो हमारे लिविंग है उनका कैरेक्टर क्या क्या हो गया, ग्रोथ करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, कॉन्शियसनेस शो करता है, माउंट रेस्पॉन्स शो करता है और सेल्फ ऑर्गेनिज्म शो करता है। बच्चों ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम बताएंगे या जिसके बेसिस पे हम लिविंग को डिफाइन करेंगे, लिविंग की एक डेफिनेशन देंगे प्यारी सी। तो इन सारे कैरेक्टर्स को एज अ डिफाइनिंग या एज अ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर लेके हम लिविंग की एक डेफिनेशन बनाने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये याद रखना है। उससे पहले बच्चों हम एक चीज समझें बहुत ध्यान से, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं लिविंग की, तो ये दो चीज जो मैं अभी बताऊंगा इसे कान खोलकर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही इस चैप्टर का या यही इस लेक्चर का बेस बनेंगी बच्चों। तो एनी फीचर, कोई भी फीचर विच इज डिफाइनिंग फॉर लिविंग, अगर कोई भी फीचर है जो लिविंग को बता रहा है, उसे डिफाइन कर रहा है, मीन्स दैट फीचर शुड बी एब्सेंट, इसे बच्चों में एब्सेंट कहता हूं, दैट फीचर शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग, दैट फीचर शुड बी एब्सेंट इन नॉन लिविंग एंड प्रेजेंट इन ऑन लिविंग। मतलब बच्चों डिफाइनिंग फीचर, फीचर दो टाइप का होता है बच्चों, डिफाइनिंग फीचर और हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो बच्चों डिफाइनिंग फीचर वो है, वो फीचर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एंड सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट है। हाँ, डिफाइनिंग फीचर वो है जो सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट है और सारे लिविंग में प्रेजेंट है। और बच्चों एक फीचर होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो सारे लिविंग में तो प्रेजेंट होगा ही, बट कुछ एक्सेप्शन होता है, हो सकता है कि वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो या किसी किसी लिविंग में ना प्रेजेंट हो। तो इन दो डेफिनेशंस को हम लेके चलेंगे एज अ बेस, और सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके देखेंगे क्या वो लिविंग को डिफाइन कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो हम सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो आया है ग्रोथ। तो हम ग्रोथ को देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। और बच्चों ये जो लाइन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ सम माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, तो इसका जो मतलब है बच्चों वो ये है, इस लाइन का, ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल से स्टार्ट होती है। तो उसका आंसर बच्चों है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, यानी सब का मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोप में भी जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनसे भी छोटे स्ट्रक्चर से हमारी लाइफ या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारा सेल है, सेल को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, पर क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उससे शुरू हुई है? नहीं। सेल के अंदर बच्चों एटम्स होते हैं, और एटम्स में भी हम जैसे देखें,
हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। और लिपिड में हमारे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और फॉस्फोलिपिड में मतलब आपने फॉस्फोरस देखा ही है। तो सेल बच्चों हमारे एटम्स से बने हुए हैं, बट एटम्स को हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। एग्जाम्पल एटम से बने हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई होती है। और लिपिड किसी बनी हुई होती है? कार्बन की। कार्बन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है, पर वो सारे एटम्स हम अपने माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। इसीलिए ये लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो अब हम अपने जो ग्रोथ है, सबसे पहला क्लासिफाइंग कैरेक्टर लिविंग के लिए हम बच्चों यहाँ लिविंग की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं व्हाट इज लिविंग, कुछ कैरेक्टर्स को एज अ टेम्पलेट लेके। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहला कैरेक्टर ग्रोथ। यस, तो ग्रोथ क्या है बच्चों? ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज से मतलब ये है कि बच्चों जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, और आज हम इतने बड़े हो गए। तो क्या मैं इतने बड़े से उस छोटा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता, और कभी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है कि मैं एक बेबी बॉय से इतना अडल्ट बॉय बना और एक अडल्ट बॉय से एक बेबी बॉय बन जाऊं। समझते हैं इस तरीके से बच्चों कि मैं या आप ऐसे थे और अब मैं या आप ऐसे हैं, इतने बड़े, इतने बड़े हैं। क्या मैं इतने बड़े से इतना बड़ा हो सकता हूं दोबारा? क्या मैं अपने बचपन में वापस जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस साइन को हम रिवर्सिबल का साइन है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम इसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो बच्चों यानी इसका मतलब हम क्या समझें कि ग्रोथ जो है एक इरिवर्सिबल चेंज है। हम अगर हमारे अंदर ग्रोथ हो गया तो हम वापस ग्रोथ को ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, फिर इसे हटा देते हैं हम अभी। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है? अगर मान लो ये है, हम इसे देख रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे इसमें ग्रोथ हो रहा है? तो इसीलिए ग्रोथ के भी ट्विन कैरेक्टर हैं। अगर वो दो कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं या दो में से कोई एक दिख रहा है तो हम समझेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? इंक्रीज इन मास, सबसे पहला कैरेक्टर, कि अगर मास में इंक्रीज हो रहा है, वजन में इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज का, तो वो ग्रोथ कर रहा है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? इंक्रीज इन नंबर, अगर उसके में नंबर बढ़ रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में, उस स्पेशीज में अगर उसका नंबर बढ़ रहा है, उस सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो ग्रोथ कर रहा है। तो हमारे ग्रोथ के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, जो कि एक साथ भी वर्क कर सकते हैं और जो अलग अलग भी वर्क कर सकते हैं, और जिनको देखकर हम समझेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। तो पहला इंक्रीज इन मास, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं। इंक्रीज इन नंबर, उसका नंबर बढ़ रहा है या नहीं। तो हमारे पास बच्चों आता है यूनिसेल्युलर ग्रोथ। मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ देखेंगे हम, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखेंगे। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं बच्चों? पहले आप ये बताइए मेरे को। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं। तो बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। जैसे ऐसा बन गया, जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अमीबा हो गया हमारा, पैरामीशियम हो गया, तो ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बच्चों इसमें जो ग्रोथ होगा, मानो सेल डिवीजन हो रहा है हमारा, सेल डिवीजन हुआ और ये एक सेल जो था दो सेल में टूट गया। जब ये दो सेल में टूट गया, क्या इसका नंबर पहले एक था, अब इसका नंबर दो हो गया? क्या नंबर में इंक्रीज हो गया या नहीं? आप सामने आपके बिल्कुल एग्जांपल है, इसका पहले एक नंबर था, फिर इसका दो नंबर हो गया। क्या इंक्रीज इन नंबर हुआ या नहीं हुआ? अगर इंक्रीज इन नंबर हुआ तो हम क्यों नहीं कह सकते इसमें ग्रोथ हुई है? क्योंकि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन नंबर। अगर नंबर में हमारा इंक्रीज हुआ है तो हमारा ग्रोथ हुआ है, यानी कि यूनिसेल्युलर ग्रोथ होती है, यानी कि यूनिसेल्युलर में ग्रोथ होती है। बट आपने एक चीज नोटिस की, क्या आपने एक चीज नोटिस करी? अगर हम इसे पेरेंट माने,
ये पेरेंट सेल हो गया, इससे दो डॉटर सेल बन गए, इससे दो डॉटर सेल बन गए। ये चीज आपने नोटिस करी कि एक सेल था, उससे दो सेल बन गए, सेल डिवाइड हो गए, सेल डिवाइड होकर दो सेल बन गए। इसका मतलब ग्रोथ तो हुई क्योंकि नंबर इंक्रीज हो गया। पर यहां पे हमें एक चीज और नोटिस करनी है कि ये अगर हम इसे पेरेंट सेल माने, इससे दो डॉटर सेल बन रही है सेम इसी के जैसी, तो क्या इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो बच्चों, रिप्रोडक्शन is a biological process in which parent creates offspring of its same kind। तो क्या सेम चीज, वो डेफिनेशन यहाँ अप्लाई हो रही है या नहीं? हमारी दो डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग बनी जो कि सेम पेरेंट सेल जैसी दिख रही हैं, तो क्या यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो गया? यानी कि इससे हम क्या समझे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। ग्रोथ क्यों हुई? नंबर बढ़ गया। रिप्रोडक्शन क्यों हुआ? उसी जैसे दो डॉटर सेल बन गए। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो सकते हैं, होते हैं, और साथ साथ होने के लिए यहाँ पे टर्म यूज करा गया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव। अलग अलग नहीं होते, एक साथ हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब यही है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूसिव, एक साथ हो जाते हैं। हमारा ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों हम मल्टी सेल्यूलर ग्रोथ की तरफ, यानी कि ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम, आप, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए हो। तो इसमें ग्रोथ बच्चों कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है। इसमें जो ग्रोथ होगी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी वो सेल डिवीजन से होगी। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दो सेल बनना। पर आप बोलोगे कि सर यूनिसेल्युलर में तो सेल डिवीजन से हुई। हाँ, यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन से हुई, बट उनके पास एक ही सेल है, एक ही सेल को बार मतलब डिवाइड हो गया दो सेल में, तो रिप्रोडक्शन भी तो हो गया ना बच्चों। अगर हम उसे पेरेंट सेल मानेंगे तो उससे दो बन गए ऑफ स्प्रिंग, तो उसमें रिप्रोडक्शन भी हो गया। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उन सारे में सब में ग्रोथ होती है, मतलब उन सब में सेल डिवीजन होता है जिससे हमारी ग्रोथ होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों प्लांट्स का। सीड से लेके जब अडल्ट प्लांट बनता है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ग्रोथ। एक छोटा सा सीड था, उसे हमने मिट्टी में लगाया, वो जर्मिनेट हुआ और एक पर्टिकुलर एज तक वो बढ़ा। एज तक बढ़ने के बाद मतलब उसमें स्टेम्स आई, लीव्स आई, तो वो ग्रोथ है। उसके बाद बच्चों वो कुछ टाइम बाद फ्लावर करेगा। एकदम तो फ्लावर करता नहीं है, एक पर्टिकुलर जब उसमें ग्रोथ हो जाएगी तब वो फ्लावर करेगा। और फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, उसमें हमारा रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि जो हमारा ग्रोथ हुआ वो स्टेम, लीव्स वगैरह हुआ, पर उसमें हमारा रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसा ही सेम बनाना। अगर हम मानते हैं अगर सीड में ग्रोथ हुआ तो सीड से प्लांट बना, सीड ऑफ प्लांट, सीड छोटा सा, प्लांट इतना बड़ा, सेम तो है नहीं। और फ्लावर जो बना, फ्लावर में जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा तो वो रिप्रोडक्शन करेगा। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक अलग है जगह, फ्लावर एक अलग जगह है, और सीड से ग्रोथ हो रही इधर, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ जब तक वो ग्रोथ हुई। फ्लावर में जब फ्लावर पैदा हुआ तब उसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसे आप बहुत आसानी से मेरे एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो आपको उसी में खाना बनाना पड़ेगा, उसी में पढ़ना पड़ेगा, उसी में सोना पड़ेगा। बट अगर आपके पास पूरा बंगला है, कई सारे कमरे हैं, तो आपके पास आप सारे कंपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो बस वही है, यूनिसेल्युलर के पास एक ही कमरा है तो उसे रिप्रोडक्शन भी उसमें ही करना पड़ा, ग्रोथ भी उसमें ही करनी पड़ी। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो उन सब ने अपना फंक्शन डिफाइन कर लिया है कि ग्रोथ किसी और सेल में हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के लिए उन्होंने फ्लावर को बनाया है जहां पे रिप्रोडक्शन होगा। तो इसलिए बच्चों एक्सक्लूसिव यानी कि मल्टी सेल्यूलर ग्रोथ जो है और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है। कि ग्रोथ हमारा यहां से यहां तक होगा, और जब जब फ्लावर उगेगा प्लांट्स में, जब फ्लावरिंग होगी तब हमारा रिप्रोडक्शन होगा। जब प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी तब हमारा रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ के साथ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे टर्म दिया हुआ है बच्चों एक्सक्लूसिव, यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अब हम आगे वाली स्लाइड देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों प्लांट ग्रोथ, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है। तो प्लांट में देखेंगे और एनिमल में देखेंगे। तो आप ये देखिए बच्चों, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो फिक्स्ड लोकेशन पे होती है।
जैसे हमारा प्लांट है, इसमें ये होगी हमारी एपिकल शूट और ये होगी एपिकल रूट मेरिस्टेम। जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो पूरे लेंथ में नहीं होते, केवल एपिकल शूट और रूट एपिकल रूट मेरिस्टेम में होते हैं डिवाइडिंग सेल, बाकी ये सारे परमानेंट सेल्स होते हैं। तो खाली जो मतलब जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन, नंबर का बढ़ना, वो खाली इसी पार्ट में होगा, इस पूरे पार्ट में नहीं होगा, या तो इस पार्ट में होगा या इस पार्ट में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रोथ जो है अकर एट फिक्स पोजीशन, इसका एग्जांपल मेरिस्टेम। पर अगर हम ये एनिमल में देखें तो एनिमल ग्रोथ यूनिफॉर्मली होती है। एनिमल्स मैं भी हूं, क्या मेरे इसी उंगली की इस टिप पे ही ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही, मेरे पूरे बॉडी ऑर्गन्स, मेरे पूरा बॉडी ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं केवल इससे ही करता तो मेरी उंगली इतनी बड़ी हो जाती, पर मैं हर जगह से ग्रोथ कर रहा हूं तो यूनिफॉर्मली ग्रोथ कर रहा हूं। मैं इधर से भी इतना बढ़ रहा हूं, इधर से भी इतना बढ़ रहा हूँ, नीचे से भी इतना बढ़ रहा हूँ, हाथ भी मेरा ऐसे बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। पर हमारे प्लांट्स में क्या था, इसी जगह डिवाइडिंग सेल से तो खाली यही पार्ट बढ़ रहा था, तो यूनिफॉर्मली होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट में बच्चों जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपने देखा होगा बहुत साल पुराने पेड़ भी हैं आपके आसपास, पर जो पेड़ जिसने वो लगाए हैं क्या वो अभी तक जिंदा है? नहीं है ना। इसीलिए बच्चों एनिमल में ग्रोथ होती है लिमिटेड और प्लांट्स में ग्रोथ होती है अनलिमिटेड। उसमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ चलती रहती है। ग्रोथ पता क्या चलेगी? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर से हमें अपनी ग्रोथ पता चलेगा। पर यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन रुकेगा नहीं, पर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने देखा होगा हमारी जो हाइट है, हाइट हम एक ग्रोथ का पैरामीटर लेते हैं, अगर हमें ग्रोथ होगी हमारी हाइट बढ़ेगी, तो एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है। जैसे मान लो 18 साल तक हमारी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हमारी हाइट रुक जाएगी, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो वही सेम चीज है, बट सेल डिवीजन हमारा होता रहेगा, अकर्स कंटिन्यूसली टू रिपेयर एंड रिप्लेस। मतलब जो सेल हमारी डैमेज हो गई उसे रिप्लेस करने के लिए और रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होगा, पर ग्रोथ के लिए नहीं होगा। और अगर हमारा ग्रोथ अनलिमिटेड होता तो हम भी पेड़ों की तरह बहुत लंबे होते, पर हम एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी जो सेल डिवीजन होती है वो रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए काम करती है। तो ग्रोथ इज लिविंग। अब बच्चों हमने जो, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या ग्रोथ से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले अब उस डेफिनेशन पर जाते हैं हम, जो डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन थी, वो फीचर जो सभी लिविंग्स में प्रेजेंट हो और सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट हो। तो क्या ग्रोथ सभी लिविंग्स में प्रेजेंट है? यस बच्चों, ग्रोथ हमारी सभी लिविंग्स में प्रेजेंट है, बट बच्चों ग्रोथ हमारा कुछ नॉन लिविंग्स में प्रेजेंट है, सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्रोथ इन लिविंग इट इज इंट्रेंसिक, इसे समझते हैं बच्चों। ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज एक्सट्रेंसिक, इसे हम एक अलग स्लाइड में समझेंगे। बच्चों आपने रॉक देखा होगा, ये हमारा हो गया रॉक। रॉक माने पत्थर, पत्थर हो गया। हवा चल रही है बच्चों, उस पर सॉइल आई, उस पर सॉइल आई बच्चों, और सॉइल आके उस पर एधर कर गई। हवा चली, उस पर सॉइल आई और उस पर सॉइल आई, उससे चुपकी, और हमारा उस पर भैया बारिश भी हो गया। बारिश भी हो गया। बारिश होने के बाद तुमने देखा होगा खुद से भी, अगर कभी बारिश हो रही होती तो हमारे जो स्लीपर्स होते हैं उस पर भी मिट्टी चिपक जाती है, तो हमारी स्लीपर्स भी भारी हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर रॉक पे जो हमारे सॉइल है, सॉइल आई, उससे इधर करी और बारिश के चलते वो उससे चिपक गई, फिर हमारा जो रॉक इतना था वो रॉक इतना हो गया, वो रॉक इतना हो गया। अगर इसका मास हम मानते हैं बच्चों 50 ग्राम था, तो इसका 500 ग्राम हो गया। तो आपने इसमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसमें हमारा जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक था वही दिख रहा है, ध्यान से देखो। ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इंक्रीज इन मास। क्या यहां पे मास इंक्रीज हुआ है या नहीं? बताओ। जब यहां पे मास इंक्रीज हो रहा है और रॉक एक नॉन लिविंग है, पर यहां पे मास इंक्रीज हुआ, और मास अगर इंक्रीज हुआ तो वो ग्रोथ कर रहा है। अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, क्योंकि रॉक हमारा नॉन लिविंग है। यस, तो हमारा डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन जो थी वो यहां पे वैलिड नहीं कर रही। ग्रोथ हमारा सभी लिविंग्स में प्रेजेंट तो है,
बट नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल हमारा रॉक हमने अभी दिखाया, और माउंटेन्स हो गए, मोल्डर्स हो गए। तो बच्चों इसमें क्या है, जो ग्रोथ हो रहा है वो इंट्रेंसिक नहीं है, एक्सट्रेंसिक है, मतलब डिकम्पोजिशन से हो रहा है। एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर से, देखो ये जा रहा है, बाहर से मिट्टी आ रही है, बाहर से मिट्टी आ रही है, बाहर से मिट्टी आ रही है, इसलिए एक्सटेंसिक ग्रोथ है नॉन लिविंग्स में। और लिविंग्स में कहती है इंट्रेंसिक ग्रोथ। जैसे हम कोई लिविंग सेल ले लिया, तो बच्चों ऐसे बढ़ता है, अंदर से बढ़ रहे हैं। हम खुद मानता हूँ, मैं अपने को खुद लिविंग मान रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर से मिट्टी ऐसे कोई थोप थोप के मेरा वजन बढ़ रहा है? नहीं ना, मेरा वजन अंदर से बढ़ रहा है। मेरा अंदर से प्रोटीन बढ़ रहा है, अंदर से अमीनो एसिड बढ़ रहे हैं, अंदर से शुगर्स बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे मेरी ग्रोथ हो रही है, ना कि एक्यूमुलेशन से मेरी ग्रोथ हो रही है। मेरे ऊपर कोई मिट्टी नहीं थोप रहा, ना मेरे ऊपर बारिश पड़ के मेरे ऊपर मिट्टी चिपक जा रही है, नहीं, मेरी जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर से हो रही है। तो बच्चों यही इधर लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ लिविंग में है, यानी हम में, आप में, प्लांट्स में, वो इंट्रेंसिक है, अंदर से है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे है। और जो हमारा नॉन लिविंग में है वो एक्सट्रेंसिक है, डिपोजिशन से है, ऐसे है हमारी ग्रोथ, जो डिपोजिशन से हो रही है। तो बच्चों अब हम क्या समझते हैं? तो ग्रोथ इज अ फीचर, ग्रोथ हमारा फीचर तो है, बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग्स में भी प्रेजेंट है बच्चों, बिकॉज इट अकर इन सम नॉन लिविंग्स। जैसे रॉक हो गया, हमारा माउंटेन्स हो गया, और बच्चों हमारा मोल्डर्स हो गया, यस, तो इसमें भी प्रेजेंट है। और इट अकर नॉट अकर है, और कुछ लिविंग्स में भी हमारे ग्रोथ नहीं होती है। तो बच्चों अब जो हमारा सेकंड कैरेक्टर आया लिविंग को डिफाइन करने का, वो है रिप्रोडक्शन। हम बच्चों अभी तक ग्रोथ पढ़ चुके हैं, और ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग के लिए, क्योंकि वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। बट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। तो बच्चों रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे पेरेंट अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग को बनाता है। यस, अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग को बनाता है। बच्चों रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो बच्चों हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब, मैं एक बार दोबारा रिकॉल कराऊंगा आपको, जो सभी लिविंग्स में प्रेजेंट हो और सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट हो। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं अपने जैसा बनाना। रिप्रोडक्शन क्या है? अपने जैसा बनाना, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक, हम यहाँ पे बच्चों जो मतलब जो हम डिफाइनिंग लिविंग को डिफाइन करने के लिए जो रिप्रोडक्शन लेने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो वेरिएशन देता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिफाइनिंग कैरेक्टर मानेंगे, क्योंकि वो वेरिएशन देता है। यही सेम हमारी एनसीईआरटी लिखती है, इनवेरिएबली एंड इनस्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मैं जब भी बोलूं, मैं हमेशा जब भी बोलूंगा रिप्रोडक्शन, तो आपको क्या समझना है? मेरे बिना बताए ही आपको समझ जाना है कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। यानी हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर या क्लासिफाइंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। हम मानेंगे तो किसे मानेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यानी जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सभी लिविंग्स में प्रेजेंट होना चाहिए और सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स मेनली एक्सेक्सुअल। पर यहाँ पे एक और ड्रॉबैक आ गया जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में फंजाई आ गई, हमारा पॉरीफेरा या ये सब जो हो गए, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। या जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, पर वो भी लिविंग्स हैं। जैसे फंजाई है बच्चों, हमारा पेनिसिलियम यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वो स्पोर्स बनाता है, कॉनिडिया बनाता है, वो स्पोर्स बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और हमारा फंजाई हो गया, प्रोटोनिमा मॉस हो गया, हमारा एल्गी हो गया, वो फ्रेगमेंटेशन करते हैं बच्चों। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसमें हमारा एल्गी का कुछ पार्ट टूटा या मॉस का कुछ पार्ट टूटा, और वो पार्ट पूरे एल्गी या पूरे मॉस या पूरे फंजाई में डेवलप हो गया। तो वो बच्चों वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और हमारा प्लेनेरिया,
रीजेनरेशन करता है, मतलब अगर प्लेनेरिया का कुछ पार्ट टूटा, वो लॉस्ट पार्ट दोबारा रीजेनरेट हो जाता है, तो यानी कि अपने जैसा ही वो दोबारा बना लेता है सिंगल पेरेंट से, इसलिए रीजनरेशन भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। हाइड्रा ईस्ट बडिंग, मतलब हाइड्रा और ईस्ट में जो बडिंग होता है वो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली एसेक्सुअल है। और बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है। जैसे बच्चों हमारी वर्कर भी है, वो फीमेल है बट बच्चे नहीं दे सकती क्योंकि वो स्टराइल है। हमारी जो कॉलोनी होती है बी कॉलोनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन है वो ही बच्चे दे सकती है, हमारी वर्कर भी बच्चे नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती, उसका एक अलग फिनोमेना है, आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। और बच्चों म्यूल होता है, म्यूल मतलब खच्चर, वो भी स्टाइल होता है, वो भी बच्चे नहीं दे सकता। और हमारे इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं वो भी बच्चे नहीं दे सकते, यानी कि हायर एनिमल्स भी हमारे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन कौन सा ले रखा है, हमने जो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर या क्लासिफाइंग कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप खुद बताइए, क्या रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है बच्चों। वो डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल शो कर रहे हैं, जिसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं लिया है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बेसिस माना है डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन देने के लिए। और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हायर एनिमल्स, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्कर बीज हो गई, म्यूल्स हो गए और स्ट्राइल कपल्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन हायर एनिमल्स। तो बच्चों जो हमारा पूरा इसका कंक्लूजन आया वो ये है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, मतलब अगेन ग्रोथ था जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, ऐसे ही बच्चों हमारा रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, यही हमें ध्यान रखना है कि वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है बच्चों, पहला याद रखो, लोअर ऑर्गेनिज्म शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमने माना ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात किसी करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर लोअर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो हम क्यों इसे डिफाइनिंग फीचर लें, खुद बताओ। लोअर ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है, हायर एनिमल्स भी लिविंग है, यानी कि कुछ लिविंग, यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन तो यहीं खत्म हो गई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, बट नहीं है, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में और कुछ हायर एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में। देखो, बिकॉज सम लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने बताया, एंड सम हायर नॉट शो सेक्सुअल, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं रहा। तो बच्चों हमारा लिविंग को डिफाइन करने के लिए जो तीसरा कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। यस बच्चों, जिस तरीके से हम लिविंग को डिफाइन करते हुए आ रहे थे ग्रोथ से, रिप्रोडक्शन से, ऐसे ही जो हम तीसरा कैरेक्टर अब लेने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म। यस बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सभी को इंक्लूड करके जो ग्रुप ऑफ रिएक्शंस हैं उनको हम बच्चों मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हाँ, यानी सिंपल वे में आप समझें कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ए टू जेड, उन सभी के ग्रुप को मिला के हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। हाँ बच्चों, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो बच्चों आइए इसे समझते हैं कि एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म है क्या बच्चों। ठीक बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म ये हमारा बच्चों तीसरा कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं। इसके दो टाइप हैं बच्चों, सबसे पहला एनाबॉलिज्म और बच्चों हमारा कैटाबॉलिज्म। तो बच्चों एनाबॉलिज्म वो सारी ग्रुप ऑफ रिएक्शंस हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनका वो ग्रुप जो फॉर्मेशन कर रहा है किसी चीज का, जो बिल्डिंग अप रिएक्शंस हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, CO2 प्लस H2O मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है दो रिएक्टेंट्स से। तो ऐसे ही फॉर्मेशन रिएक्शन जितनी भी हमारी बॉडी में होने वाली हैं उन सभी को हम किस ग्रुप में रखने वाले हैं, एनाबॉलिज्म में। यस बच्चों, तो जितनी भी हमारी बिल्डिंग अप रिएक्शंस होंगी, बिल्डिंग अप
रिएक्शन वो हमारे एनाबॉलिज्म में आएंगी। और जितनी भी बच्चों हमारी ब्रेकिंग रिएक्शंस होंगी, जैसे हमारा ग्लूकोज का CO2 प्लस H2O में टूटना रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो वो बच्चों किस ग्रुप में रिएक्शन आएगी, वो कैटाबॉलिज्म में आएगी। मतलब ब्रेक हो रहा है कोई चीज, हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होके प्रोडक्ट में बनना है, एक दो से ज्यादा या दो प्रोडक्ट में अगर बनेगा हमारा रिएक्टेंट तो वो कैटाबॉलिज्म में आएगी। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यस बच्चों, तो इधर हमारी ब्रेकिंग रिएक्शंस आती हैं बच्चों, जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो। तो बच्चों अगर हम समझें इसे मेटाबॉलिज्म को, तो आप देखिए इनसाइड सेल, हमारे सेल के अंदर मैनी केमिकल्स प्रेजेंट। हमारे सेल के अंदर बच्चों बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है बच्चों। वो केमिकल्स आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब एक केमिकल दूसरे में चेंज होगा, दूसरा केमिकल दूसरे में चेंज होगा। किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। यस, हमारे सेल्स में बच्चों एंजाइम भी प्रेजेंट होती है और ढेर सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो आपस में चेंज होने लगते हैं, एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, ऐसे चेंज होते हैं। किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। उन रिएक्शंस को बच्चों क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और उन ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यस बच्चों, मेटाबॉलिज्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो तो ग्रुप ऑफ रिएक्शन हो गया, बट मेटाबॉलिज्म की इंडिविजुअल रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्लियर, मेटाबॉलिज्म के टाइप क्लियर और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्लियर। अब बच्चों जिस तरीके से हम किसी काम को करने के लिए, जैसे हमारे मम्मी ने हमें कुछ काम करने को बोला या हमारे पापा ने कुछ काम करने को बोला, तो हमारी पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी हम वो काम करेंगे। जैसे अगर मम्मी ने मार्केट से कुछ सामान लाने को बोला, तो हम ऐसे ही नहीं जाने वाले मम्मी का सामान लेने, जब तक मम्मी ये ना बोल दें कि 5 रुपए तुम भी ले लेना, 10 रुपए उसमें से तुम भी ले लेना, या तुम आइसक्रीम खा के आ जाना, या तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाना। जब तक हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी मम्मी पूरी नहीं करेंगी, तब तक हम उनका काम नहीं करते हैं बच्चों। तो यही सेम कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिक रिएक्शन की भी है और मेटाबॉलिज्म की भी है। उसकी भी कुछ कमांड्स हैं, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक हम उन्हें पूरा नहीं करेंगे या जब तक हमारा एनवायरनमेंट उन्हें पूरा नहीं करेगा, तब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों वो रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है क्या? तो बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन की 3 रिक्वायरमेंट है। अकर इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम बच्चों मतलब H2O प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। तो बच्चों जहां पर हमारा मीडियम में वाटर होगा या एक्वस मीडियम प्रेजेंट होगा, वही हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होने वाली है। अगर कोई और मीडियम अगर हमारे सेल के अंदर या नॉन एक्वस मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे, तो वहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। और बच्चों जो दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है वो है कैरी आउट बाय एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होगी तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होने वाली। जैसे आप अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बिना एंजाइम के नहीं हो सकती। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए हमारे पास एक्वस मीडियम होना चाहिए और एंजाइम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शंस कैरी आउट होती हैं वो एंजाइम की हेल्प से ही होती हैं। और बच्चों हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आउटसाइड सेल भी हो सकता है और हमारा इनसाइड सेल भी हो सकता है। बच्चों आउटसाइड सेल को हम इन विट्रो भी कहते हैं और इनसाइड सेल को हम इन वीवो भी कहते हैं। इन वीवो, आउटसाइड सेल में जो रिएक्शंस हो रही हैं हम उन्हें उन इन विट्रो रिएक्शंस बोलेंगे, और जो इनसाइड सेल मतलब सेल के अंदर हो रही हैं जो रिएक्शन, उन्हें हम इन वीवो रिएक्शंस बोलेंगे। तो बच्चों इन विट्रो एंड वीवो का मतलब आउटसाइड इनसाइड ही है, कोई और मतलब इसका नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने अभी सुना होगा IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड सेल हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अगर हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो वो जो रिएक्शन है वो इन विट्रो रिएक्शन कहलाई जाएगी। यस बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे जो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो पार्ट यहाँ है। यहाँ पर ध्यान से समझना, जितना पहले समझाया उसे अपने माइंड में रखना और इस पे फोकस करना। ठीक बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों एक स्टेटमेंट आई कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग रिएक्शन है। वाई? क्वेश्चन मार्क। वो लिविंग रिएक्शन क्यों है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है मींस दे आर कैरी आउट बाय एंजाइम।
मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग इसलिए है क्योंकि वो एंजाइम से कैरी हो रहा है, मतलब तब जाकर वो हो रहा है रिएक्शन जब हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम उस पर एक्ट कर रहा है। एंड एंजाइम आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम लिविंग सेल्स, और आप जैसा कि जानते हैं जो हमारी एंजाइम्स हैं वो लिविंग सेल से ही बनती हैं, नॉन लिविंग सेल्स में नहीं बनती। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हम लिविंग बोलेंगे क्योंकि वो एंजाइम्स के द्वारा हो रही हैं, और हमारी एंजाइम्स कहाँ बनती हैं? लिविंग सेल्स में बच्चों। यस। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये हुआ, ये तो हम, और मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज लिविंग, अगर हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं वो भी लिविंग है। जैसा कि हमने पहले इसका रीजन पढ़ा कि एंजाइम्स के द्वारा हो रही है, वैसे ही यहाँ पे रीजन है, बिकॉज दे कैरी आउट बाय एंजाइम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है वो लिविंग क्यों है? क्योंकि वो एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है, और एंजाइम्स हमारी लिविंग सेल्स में बनती हैं। एंड नॉन लिविंग, मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉन लिविंग क्यों है? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज लिविंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। तो लिविंग का तो हमने आंसर देख लिया कि वो एंजाइम्स के द्वारा हो रही हैं। नॉन लिविंग का आंसर क्या है बच्चों? कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉन लिविंग बिकॉज दे आर कैरी आउटसाइड। इन विट्रो का मतलब बच्चों क्या होता है? आउटसाइड, वो सेल के बाहर हो रही हैं, इसलिए हम उन रिएक्शंस को नॉन लिविंग बोल रहे हैं। यस, यहाँ पे बच्चों ये बहुत ज्यादा फोकस करके और ध्यान लगा के समझने की बात है। दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से अराइज हुए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग, वाई? मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉन लिविंग, वाई? लिविंग क्यों है? क्योंकि एंजाइम है हमारे पास, और एंजाइम कहाँ से आती है? लिविंग सेल से। और ये नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ये आउटसाइड सेल भी हो जाती है। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शन बच्चों आउटसाइड सेल हो रही है, मतलब सेल के बाहर हो रही है, तो हम इसे नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहां से अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कि कंक्लूजन हमारा क्या आता है, सो मेटाबॉलिक मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर आप याद करिए मैंने क्या बताया था बच्चों, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सभी लिविंग में प्रेजेंट हो और सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट हो। पर हमने यहाँ पे देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग में तो है, हम मानते हैं कि सभी लिविंग्स में है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉन लिविंग भी है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि ये आउटसाइड सेल भी हो रहा है, तो ये डिफाइनिंग फीचर तो है नहीं, डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन को तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा। बट मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डिफाइनिंग फीचर। बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्यों है बच्चों? क्योंकि ये एंजाइम से कैरी आउट हो रहा है सभी, और जो जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो हमारे सेल्स में बनती हैं, इसलिए लिविंग है। बट बच्चों हम अगर देखें कि मेटाबॉलिक रिएक्शन भी तो हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, बट वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर है। तो इसे आप सिंपल से बच्चों ऐसे समझो, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी इनफाइनाइट रिएक्शन आ रही हैं, और अगर दूसरी जगह हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को देखें, मेटाबॉलिक रिएक्शन इंडिविजुअल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म की। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे बॉडी में जितनी भी सारी रिएक्शन हो रही हैं वो हम आउटसाइड सेल कर लें, मतलब हमारे सेल के अंदर ना करके हम उसे बाहर करा लें, वो जो रिएक्शन हमारी सारी बॉडी में हो रही है। कुछ रिएक्शंस होंगी, मान लेते हैं कि 10 से 15 रिएक्शन हमारे पास है जिसे हम आउटसाइड सेल परफॉर्म करा ले रहे हैं, आउटसाइड सेल उनका प्रोडक्ट बना ले रहे हैं। अगर हम इनफाइनाइट रिएक्शंस में से 10 से 15 रिएक्शंस माइनस कर दें तो क्या इस वाली वैल्यू पे कोई अंतर आना है? इस वाली वैल्यू पे बच्चों हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, वो तब भी इनफाइनाइट की इनफाइनाइट रहेगी। हम इस वाली रिएक्शंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चा इस केस में, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर हो जा रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इंडिविजुअल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म ग्रुप ऑफ रिएक्शंस है। पर मेटाबॉलिज्म को हम मान रहे हैं डिफाइनिंग फीचर, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये सभी लिविंग्स में होता है और सभी नॉन लिविंग्स में नहीं होता। क्या बच्चों हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, जो हमारी लंग्स में जाके CO2 और O2 का मिक्सचर सेपरेट हो रहा है। क्या ऐसा ये पेन करता है?
नहीं करता ना, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे सभी लिविंग्स में है और सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट है। बट जो एक्सेप्शन था कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है कुछ वो सेल के बाहर हो जा रही है, इसलिए हम उन्हें नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इस पे ओवरऑल कोई अंतर नहीं आ रहा बच्चों। और ये हमारा बच्चों एक चौथा फैक्टर है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अकर इन सेल ओनली। इसे बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो चौथा आया बच्चों, चौथा फैक्टर आया वो आया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने मेटाबॉलिज्म देख लिया, ग्रोथ देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया। अब हमारा जो चौथा कैरेक्टर है लिविंग का वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बच्चों सेल का टिश्यू में बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनना। तो ये सब बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग बीइंग्स में पॉजिटिव है, बिकॉज लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। और बच्चों यही कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग की। लिविंग वही होगा जिसमें सेल प्रेजेंट होगा। बच्चों नॉन लिविंग्स में, यानी कि इस पेन में, ये पेन हमारा नॉन लिविंग है। क्यों है? बिकॉज ये सेल का बना हुआ नहीं है। तो बच्चों सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारे लिविंग्स में ही प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसलिए हम इसे एकदम दिल खोल के बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो बच्चों इसे हमने बोल दिया डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज ये खाली लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में ये सारे नॉन लिविंग्स में एब्सेंट है। अब बच्चों हमारा जो पांचवा फीचर आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आया वो आया कॉन्शियसनेस। बच्चों कॉन्शियसनेस को हम हिंदी में चेतना कहते हैं। कॉन्शियसनेस को चेतना, फीलिंग्स, थॉट पावर, थिंकिंग पावर, तो बच्चों ये कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। बच्चों हम कॉन्शियसनेस समझते हैं पहले अपने एग्जांपल से, फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्शियसनेस हमें समझाया है। कॉन्शियसनेस बच्चों सिंपल है कि हम अपने लिए कॉन्शियस हैं, या हम फील कर पा रहे हैं किसी को, हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, हमारे पास थॉट पावर है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हम किसी चीज को फील कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों को हम मिलाकर कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे अगर बच्चा मैं स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करूं, सबसे पहले हम समझेंगे स्टिमुलाई है क्या। स्टिमुलाई वो फिजिकल चेंज है, या वो केमिकल चेंज है, या वो बायोलॉजिकल चेंज है जिसके कारण, जैसे अगर मैंने मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक सामने कोई बैठा हुआ है मेरे और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। अगर मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसे महसूस हुआ कि मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, जिसे महसूस हुआ वो अपने आप को लेके कॉन्शियस है, और मैंने उसे मारा तो मैं हो गया स्टिमुलस। जिस मेरे चलते अगर उसकी बॉडी में कोई चेंज आए तो वो स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस बच्चों और कुछ नहीं है, केवल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस करे, वो स्टिमुलस है। और अगर उस इंड्यूसिंग एक्टिविटी को हमने महसूस कर लिया, फील कर लिया, तो हम अपने आप को लेके, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को लेके कॉन्शियस होगा। इसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे समझो अगर किसी ने आपको मारा, आपको महसूस हुआ, यानी कि आपको महसूस हुआ कि किसी ने आपको मारा है, वो फिजिकली मारा है। पहले हम फिजिकल का एग्जांपल लेते हैं। आपको किसी ने फिजिकल मारा, आपको महसूस हुआ, तो यानी कि आप कॉन्शियस हैं। जिसने मारा वो हमारा क्या हो गया? स्टिमुलस, उसे हम फिजिकल स्टिमुलस बोलेंगे। और आप नॉर्मल खड़े हुए हो, जब हमारे पास गर्मी आ रही है तो हमें गर्मी लग रही है, किसी ने छुआ तो नहीं हमें जो गर्मी लग रही है वो सन के कारण लग रही है या धूप के कारण लग रहा है, उससे हमें गर्मी लगने लगी। तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलस कौन हुआ? सन। बच्चों हमारा यहाँ पे स्टिमुलस हुआ सन, जिसे हम केमिकल स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे सन आया, सन जैसे आया हमें गर्मी लगने लगी, हमने गर्मी को महसूस करा, यानी कि हम क्या हुए? कॉन्शियस हैं। हम कॉन्शियस हैं टेम्परेचर को लेकर। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा स्टिमुलस है। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हुआ, हमारी बॉडी ने उसे महसूस कर लिया। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस हैं, इसलिए हमने जो चेंज इन टेम्परेचर था उसे महसूस कर लिया। और दूसरी चीज बच्चों, हम गरम गरम चाय पी रहे हैं, चाय से हमारी जीभ जल गई,
अगर हमारी जीभ जल गई, हमें महसूस हो रहा है कि हमारी जीभ जल गई, तो हम कॉन्शियस हैं। और हमारा यहाँ पे जीभ जलाई किसने? चाय ने। तो चाय हमारा क्या हुआ? स्टिमुलस। बच्चों यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्टिमुलस कुछ नहीं है, जो हमारे अंदर इंड्यूस करे कोई चीज, वो स्टिमुलस है। सिंपल। अब हम इसे एनसीईआरटी के हिसाब से समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस शो करता है। कॉन्शियसनेस क्या है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्या अगर मैं इसे मार दूं, इस पेन को अगर मैं मारता रहूं, क्या ये चीखेगा? क्या ये बताएगा कि मेरे लग रही है? नहीं लग रही ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये कॉन्शियस है ही नहीं। बट हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, वो इस रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कोई क्वेश्चन पूछूं या आपका नाम लूं, तो आप अपना नाम सुन के मुड़ जाओगे मेरे पीछे। तो स्टिमुलस कौन हुआ? मैंने आपका नाम लिया, बट आप जैसे ही मुड़े, आपने मेरे को रेस्पॉन्ड करा। इसका मतलब क्या है? आप कॉन्शियस हैं अपने आप को लेके। और अगर मैं इस मार्कर से कहता रहूं, वो मार्कर इधर आ, वो मार्कर इधर आ, तो ये सुन रहा है? नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि ये कॉन्शियस नहीं है बिल्कुल। तो अब यहां पे हम समझते हैं बच्चों स्टिमुलस क्या है। हमारे पास स्टिमुलस है एनी एक्सटर्नल चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। कोई भी चेंज बच्चा टेम्परेचर में, पीएच में, बायोलॉजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको धूप का, गर्मी का एग्जांपल लेके बताया। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हमें महसूस होने का मतलब हम जो टेम्परेचर चेंज है उसके खिलाफ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम कॉन्शियस, और जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो हमारा स्टिमुलस हो गया। सिंपल। इसमें बच्चों जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं वो दिया है फोटो पीरियडिज्म। यानी बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के चलते फ्लावरिंग करते हैं। आपने सुना होगा शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। यानी कि प्लांट जो है लाइट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइट अगर छोटी है तो उसमें शॉर्ट डे प्लांट ग्रो करेंगे या फ्लावर करेंगे। लाइट का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर 5 से 6 घंटे की लाइट है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कर रहे हैं। और हमारा 8 से 12 घंटे की लाइट अगर हमें प्लांट्स को मिल रही है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या समझा कि प्लांट्स कॉन्शियस हैं किसके लिए? लाइट के लिए। और लाइट हमारा यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस का काम कर रहा है, कि प्लांट को इंड्यूस कर रहा है लाइट, कि अगर मैं थोड़ी सी लाइट दे रहा हूँ तो आप शॉर्ट डे प्लांट ग्रो करेंगे, अगर मैं ज़्यादा लाइट दे रहा हूँ तो लॉन्ग डे प्लांट ग्रो करेंगे। तो बच्चों यही है हमारा फोटो पीरियडिज्म। फिर है बच्चों माइग्रेशन। अब माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। आपने जैसे सुना होगा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, अगर हमारे पास इधर खाना नहीं मिलेगा हमें एक जगह पे, तो हम खाने की सर्च में उधर माइग्रेट कर जाएंगे। जैसे अगर आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल से। अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, वहाँ खड़े हो, नॉर्मल सा एग्जांपल है, इसे माइग्रेशन से रिलेट मत करना, खाली आपको समझाने के लिए है। एक होटल में गए, वहाँ खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तब आप दूसरे होटल पे खाना खाने चले गए। यानी खाना खत्म हुआ। स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? खाना खत्म होना। खाना खत्म हुआ तो आपने उससे रेस्पॉन्ड करा, आप दूसरे होटल में चले गए। आपको दूसरे होटल में लाने के लिए मजबूर किसने करा? वहां जो हमारा खाना खत्म हो गया, तो वो एज अ स्टिमुलस काम करा, और आप एक जगह से दूसरी जगह आ गए। ये आपका कॉन्शियसनेस है, मतलब आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो उसी स्टिमुलाई को। तो ये बच्चों माइग्रेशन का एग्जांपल आप समझ लीजिए देसी लैंग्वेज में। बच्चों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे। जैसे अगर हमें कोई केमिकल की बनाने की जरूरत है, या कोई एक्सक्रीशन करना है, कोई हमें सर्कुलेशन में कोई आयन भेजना है, तो बच्चों वो सेल भी हमारा रेस्पॉन्ड करती है। सेल अपने चैनल्स खोल देती है जो मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं, एक्साइट होने के लिए आयंस को आने देती है। तो सेल भी हमारा रेस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को, जैसे जैसे चीज़ें नीडेड होती हैं। और बच्चों सीजनल ब्रीडर्स, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स या प्लांट्स उसी टाइम फ्लावर करते हैं या उसी टाइम ब्रीड करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो डॉग्स की मेटिंग होती है, मगर हम मैक्सिमम देखें या मोस्टली देखें तो विंटर के आसपास होती है। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनका ब्रीडिंग भी डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे स्टिमुलस पे। स्टिमुलस यहाँ पे क्या हुआ? और अगेन टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर जब ठंडा होगा, यानी कि ठंड के टाइम वो ब्रीड करेंगे। यानी कि वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसे? स्टिमुलस को। जब ठंड आई
तो उन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट करा। तो बच्चों उन्हें हम सीजनल ब्रीडर करते हैं, जो सीजन के हिसाब से अपनी ब्रीडिंग को काम करते हैं या अपनी ब्रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सीजन हमारा क्या हो गया, सीजन हमारा हुआ बच्चों यहाँ पे स्टिमुलस, और हम कौन हुए, कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं स्टिमुलस की तरफ। ठीक बच्चों, अब हमारा यहाँ पे समझो बच्चों, सो कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर। यहाँ पे बच्चों कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर क्यों हो गया, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, क्योंकि वो सभी लिविंग्स में प्रेजेंट है, और हमारा एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में सब में वो एब्सेंट है, इसलिए हमारा वो डिफाइनिंग फीचर हो गया। यहां पे बच्चों एक लाइन है एनसीईआरटी की, उसे जरा ध्यान से समझें। ह्यूमन बीइंग इज ओनली अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और एनसीईआरटी ने लिखा है खाली ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा एनिमल है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बच्चों है क्या, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हम अपने ही आप के लिए अवेयर हैं। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी एबिलिटी है, ये केवल ह्यूमंस में पाई जाती है और किसी एनिमल्स में नहीं पाई जाती, और अगर पाई भी जाती है तो उसका अमाउंट या डिग्री अगर हम देखें तो बहुत कम है। इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या। बच्चों हम एग्जाम्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या एनिमल्स पढ़ाई करते हैं, नहीं करते। हम एग्जाम्स क्यों देते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, जिससे कि हम ग्रो कर पाएं, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम डॉक्टर बन पाएं, जिससे कि हम इंजीनियर बन पाएं, जिससे कि हम साइंटिस्ट बन पाएं, यानी हम अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम लग्जीरियस लाइफ जी पाएं। क्या एनिमल ऐसा सोचता है, नहीं सोचता ना। एनिमल अपने ना पास्ट के बारे में सोचता है, ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, ना वो स्कूल जाता है, ना वो पेपर देता है, ना वो पढ़ता है। बट हम पढ़ते हैं, हम अपने लिए कॉन्शियस हैं, हम अपने लिए ही अवेयर हैं। हमें पता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमें पता है अगर हम पढ़ लिए तो हम डॉक्टर बन जाएंगे और एक लग्जीरियस लाइफ जिएंगे। पर एनिमल ऐसा नहीं सोचता, वो अपने प्रेजेंट में जीता है, मस्त जीता है। तो यही है बच्चों सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल। और आप समझे, अगर आप पेपर दे के आए और आप फेल हो गए तो आपको दुख होगा ना कि मैंने इतनी मेहनत भी करी या मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो गया, बट आपको गिल्टी का एक इमोशन आएगा आपके मन में कि मैं अगर पढ़ लेता या मैं और ज़्यादा पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। तो आपको एक गिल्टी का आया, आपको बुरा लगा कि हाँ आपने अपनी गलती जानी, तो आप ये महसूस कर रहे हो, ठीक है। बट एनिमल ऐसा नहीं करता, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। और बच्चों ये एक आपकी खाली जनरल थिंकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन है अगर कॉमा में चला जाता है तो वो एब्सेंट कर देता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स के लिए, यानी कि ब्रेन डेड हो जाता है, नॉट रेस्पॉन्ड। तो ह्यूमन वैसे कॉन्शियसनेस शो करता है, अगर उसे कोई कॉमा में चला गया तो वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करता। मतलब अगर कोई पर्सन कॉमा में है तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि जो उसका ब्रेन है ऑर्गन को रेस्पॉन्ड नहीं करता। अगर हमें भूख लगती है तो हमारा जो स्टमक है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि तुम खाना खाओ, उससे बोलो कि वो खाना खाए, पेट में भूख लगी है। पर अगर हम कॉमा में चले जाएंगे तो हमारा जो स्टमक है ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजेगा, हम नॉर्मल ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमारा जो जितना भी ब्रेन के ऑर्गन से कोऑर्डिनेशन है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये एग्जांपल बस इसीलिए ही है, अगर कोई कॉमा में है तो उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिविंग के इतने सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो उन सबको हमने कंपाइल करके, डिफाइनिंग फीचर को रख के, उन सबको कंपाइल करके हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था इस लेक्चर का कि व्हाट इज लिविंग, उस लिविंग की डेफिनेशन अब हम बनाने वाले हैं, और वो लिविंग की डेफिनेशन हमें पता लग गई। आज मैं लिविंग पढ़ा दे रहा हूं, अगर आपसे फिर कोई पूछे कि व्हाट इज लिविंग तो आप एकदम सट से आंसर देना, उसके मुंह बंद कर देना कि लिविंग सर ने हमें पढ़ाया है और ये पढ़ाया है, ये होता है लिविंग। क्योंकि हम जब इस
क्लास के लेक्चर नंबर 2 में आए थे, हमने आपसे पूछा था व्हाट इज लिविंग, तो आप नहीं बता पाए थे कि लिविंग क्या है, बस सोच रहे थे। बट अब मैं आप पढ़ा जो रहा हूं, हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं उससे अब हम डिफाइन करेंगे कि लिविंग है क्या। तो बच्चों समझते हैं लिविंग। तो लिविंग इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ अपने आप को रेप्लिकेट, लिविंग वो है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब अच्छे से अच्छा बनाता है। इवॉल्विंग सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, मॉडिफिकेशंस कर रहा है। एंड विच कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि अपने जैसा बना रहा है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग अपने आप को ही अच्छे से अच्छा कर रहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और इवॉल्व कर रहा है, और जो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड कर सके, जो कि हमने अभी पढ़ा था कॉन्शियसनेस। अगर ये सारे फीचर्स कोई कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। यस बच्चों, हम किसी और को लिविंग नहीं बोलेंगे, हम किसे लिविंग बोलेंगे, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहा हो और हमारा इवॉल्विंग सिस्टम हो और स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड कर रहा हो। तो ये बच्चों हमारी प्यारी सी डेफिनेशन लिविंग की हमने बना दी है। और बच्चों जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अगर हम और भी इसमें कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, तो हम इस डेफिनेशन में उन्हें ऐड कर देंगे। अभी जैसे हमने ग्रोथ पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, कॉन्शियसनेस पढ़ी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, अगर ऐसा ही कोई और कैरेक्टर अगर हमने आगे पढ़ा और वो डिफाइनिंग फीचर की तरह बिहेव करा या लिविंग, सभी लिविंग में वो हुआ, तो हम इस डेफिनेशन में उसे भी बच्चों ऐड कर देंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहेगा। हमारा बच्चों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। बच्चों हम यहाँ पे मैं इसे सिंपल सा लिख दे रहा हूँ कि हमारा कौन कौन डिफाइनिंग फीचर है। बच्चों याद करो, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। कौन से नॉन लिविंग में, रॉक्स में, मोल्डर्स में, माउंटेन्स में। रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है नहीं है, क्योंकि कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते और कुछ हायर एनिमल्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। मेटाबॉलिज्म है, यस बच्चों मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्यों है, क्योंकि सारे लिविंग सेल्स में होता है। और बच्चों सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम से, एंड हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं वो। कॉन्शियसनेस बच्चों हमारे सारे लिविंग्स में प्रेजेंट है। तो ये बच्चों क्या है, डिफाइनिंग फीचर। ये मैंने आपको एक समरी दे दिया जिससे कि आप इसे याद रखें। अब बच्चों समय आ गया है आपसे विदा लेने का। हमने लिविंग वर्ल्ड के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, दूसरे में हमने व्हाट इज लिविंग पढ़ा कि लिविंग है क्या। अब जो हमारा 3rd लेक्चर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट लेक्चर हो, उसमें हम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और सारे पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स की फॉर्म में अपने नोट्स में बनाएं, ताकि आप एकदम उसे ऐसे रिवाइज करें और आपको याद हो जाए। इसकी एनसीईआरटी आप साथ में पढ़िए, हमने सारे पॉइंट एनसीईआरटी के कवर कर चुका हूं मैं, बट आप अपने एक बार एश्योरेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ें और चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले लेक्चर में एक नए पर्सपेक्टिव और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।